शारदा सुबह सुबह शर्मा निवास जाती है उसके प्रेस किए हुए कपड़े देने। 2 बार घंटी बजाने के बाद उस घर की मालकिन उर्मिला दरवाजा खोलती है। अरे ये क्या सुबह सुबह टपक गई तू, हमारी नींद खराब कर दी। तुझे भी ना शारदा चैन नहीं है। लेकिन मालकिन कल आपने ही तो कहा था कि सुबह 7 बजे कपड़े दे जाना, नहीं तो मैं 10 बजे के बाद ही आती हूँ। अच्छा ठीक है, अब ला कपड़े और रुक, पैसे लेकर आती हूँ। आज तेरा पूरे महीने का हिसाब करना है। कुछ देर बाद उर्मिला पैसे लेकर आती है। ये ले पकड़ अपने पैसे। लेकिन मालकिन ये क्या, इसमें तो 500 रुपए कम है। हाँ तो जैसे कपड़े प्रेस करती है उस हिसाब से इतने ही बनते हैं। मालकिन मुझे अपने बेटे का एडमिशन करवाना है और घर का राशन भी भरवाना है। मेरे आगे पीछे कमाने वाला कोई नहीं है। सारा दिन धूप में, गर्मी में, बारिश हो या ठंड, हर मौसम में कपड़े प्रेस करके थोड़े पैसे जोड़ती हूँ। मुझ गरीब के साथ ऐसा मत कीजिए। लेकिन उर्मिला उसकी बिल्कुल नहीं सुनती और गुस्से में दरवाजा बंद कर देती है। शारदा के साथ उसका बेटा सूरज और बूढ़ी सास कमला रहती थी। उसका पति सुधीर कपड़े प्रेस करने का काम करता था। लेकिन एक रोज, क्या बात है जी, बड़ी गुस्से में लग रहे हो? अरे बात क्या है, वही हरिया हमेशा मेरी ही जगह पर अपना काम जमा कर बैठ जाता है और मेरे ग्राहकों को भी कम पैसे में कपड़े प्रेस करने का लालच देकर अपनी ओर कर लेता है। वो हरिया बहुत गुस्से वाला है और हर जगह अपनी दादागिरी दिखाता है। उससे ज्यादा पंगे मत लिया कीजिए, कहीं कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए आप ही थोड़ी दूरी उससे बना लिया करो। लेकिन अब तो ये रोज का हो गया। सुधीर जहाँ बैठकर प्रेस करता, हरिया वहीं अपना सामान जमा लेता। एक रोज इसी बात पर दोनों में बहस हो गई। मैं तो तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि समझने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा तो तू मुझे यहाँ से हटाएगा? हाँ बोल क्या करेगा? हाँ अरे बोल ना क्या करेगा? फिर हरिया ने गुस्से में सुधीर को एक जोर का धक्का दिया और प्रेस की मेज का कोना लगने से सुधीर की मौत हो गई। हरिया को पुलिस पकड़ कर ले गई। लेकिन शारदा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब वो अपने बेटे सूरज के साथ अकेली रह गई। सूरज को बड़े स्कूल में पढ़ाना उसका सपना था और यही सपना लिए वो गांव से शहर आ गई और एक सोसाइटी के बाहर कपड़े प्रेस करने लगी। फिर कुछ महीनों बाद उसने गरीबी कोटे के तहत अपने बेटे का एडमिशन भी एक बड़े स्कूल में करवा दिया। एक रोज, मेम साहब ये प्रेस के कपड़े लाई थी। क्या बात है शारदा, मैंने सुना है तूने अपने बेटे का एडमिशन मेरे बेटे के स्कूल में ही करवा दिया है। जी मेम साहब, बस सब प्रभु की कृपा है। शारदा कपड़े देकर वापस चली जाती है। रोशनी शारदा की इस बात को सुनकर जलन से भर जाती है। तभी रोशनी का बेटा वंश आ जाता है। मम्मी ये प्रेस वाली का बेटा आज स्कूल आया था। मम्मी वो तो बहुत तेज है, आते ही उसने मेरे सारे दोस्तों को अपना बना लिया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना फटीचर सा दिखता है सूरज। अरे बेटा ये छोटे लोग तो ऐसे ही होते हैं, हम लोगों के बीच उठने बैठने लायक नहीं होते, तू चिंता मत किया कर। सूरज का स्कूल में रहना वंश को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सूरज फुटबॉल के खेल में फर्स्ट आ जाता है और वंश की टीम हार जाती है। इस बात से वंश और गुस्से में आ जाता है और वो ये बात रोशनी को बताता है। ये प्रेस वाली और उसका बेटा ज्यादा ही हवा में उड़ने लगे हैं। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। मम्मी आप ये रुपए प्रेस वाले कपड़ों में क्यों रख रही हो? तू देखता जा, बस मैं तेरे रास्ते का कांटा साफ कर रही हूँ। शारदा कोठी पर प्रेस के कपड़े लेने आती है। रोशनी उसे प्रेस के कपड़े दे देती है। इतनी देर में राजीव भी आ जाता है। रोशनी मैंने कल तुम्हें कुछ रुपए दिए थे, वो कहाँ रखे थे? अरे वही अलमारी में ही तो रखे थे। हाँ यही तो थे, कहाँ गए? रोशनी ऐसे रुपए कहाँ जाएंगे? कमरे में कौन आया था? मुझे याद आ गया, मैं रसोई में थी। मैंने शारदा को कमरे में भेजा था कि बेड से कपड़ों की गठरी उठा ला, कहीं उसी ने तो। रोशनी और राजीव शारदा के पास जाते हैं। शारदा तब तक कपड़ों की गठरी खोल चुकी थी। वो कपड़ों में रुपए देखकर हैरान रह जाती है। इतनी देर में रोशनी और राजीव भी आ जाते हैं। मैंने कहा था ना राजीव, यही चोर है, ये देखो उसके हाथ में रुपए। नहीं ये रुपए मैंने नहीं चुराए बाबूजी, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये रुपए इन कपड़ों में कैसे आए। राजीव ये प्रेस वाली चोर है, इसे अभी पुलिस के हवाले कर दो। नहीं नहीं साहब, मुझे पुलिस के हवाले मत करो, मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। तो ठीक है, आज के बाद तुम यहाँ दिखाई नहीं दोगी, यहाँ से चली जाओगी। हाँ मैं चली जाऊंगी मेम साहब, फिर कभी नहीं आऊंगी। शारदा रोती हुई अपने बेटे को लेकर चली जाती है। अब सूरज ने स्कूल भी जाना बंद कर दिया था क्योंकि वंश ने अपनी क्लास के सब बच्चों को बता दिया था कि सूरज की माँ चोर है, तो सब बच्चे उस पर हंसते थे। तुम सबको पता है इसकी माँ ने हमारे घर से पैसे चुराए थे। ये तो चोर का बेटा है, इसकी माँ तो चोर है। चोर चोर चोर। शारदा दूसरे मोहल्ले में रहने तो आ जाती है, पर वहाँ पर पहले से ही प्रेस वाली मौजूद थी। इस वजह से उसका काम बंद हो गया था। शारदा बहुत परेशान रहने लगी थी। उधर वंश भी सूरज के स्कूल ना जाने से खुश था।
रोशनी की कुछ सहेलियां घर पर किटी पार्टी के लिए आई हुई थी। खाना खाकर तो मजा आ गया रोशनी। वॉशरूम कहाँ है? मुझे जरा यूज करना है। आओ मैं तुम्हें ले चलती हूँ। लाओ बैग मुझे दे दो, मैं यहाँ रख देती हूँ। रोशनी की सभी सहेलियां खाना खाकर घर चली जाती हैं। शाम के वक्त वंश बेटा, ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे रुपए कहाँ से आए? वो पापा, वो ये राजीव आराम से बात करो, बच्चा है डर जाएगा। तुम देख रही हो वंश के हाथ में बड़े नोट हैं, 2-2 हजार के। वंश, ये रुपए कहाँ से लाए हो? मुझे सच बताओ। एक सेकेंड, मेरा मोबाइल बज रहा है। हेलो, कौन? हाँ स्वीटी। यार रोशनी, मैं तेरे घर पर आई थी। मेरे बैग में से 2-2 हजार के 5 नोट गायब हैं। वो मैंने तो तुझे इसलिए फोन किया कि कहीं मेरे पर्स में से कहीं गिर गए हो, या फिर तू एक बार चेक कर लेना, कहीं मिल जाए। स्वीटी की बात सुनकर रोशनी हैरान और परेशान हो जाती है। शायद उसे उसके कर्मों की सजा मिल रही थी। उसने एक बेकसूर पर चोरी का इल्जाम लगाया था, पर आज उसी के बेटे ने चोरी की थी। पापा, आप मुझे ही डांटे जा रहे हो। आपको पता है मम्मी ने भी आपके पैसे चुराकर प्रेस वाली की गठरी में रख दिए थे ताकि वो यहाँ से चली जाए। इसी की वजह से अब सूरज ने भी स्कूल आना बंद कर दिया है। रोशनी, तुमने बच्चों के बीच की बात को इतना सीरियस ले लिया कि तुमने एक बेकसूर गरीब प्रेस वाली पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। जरा सोचो उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। आज पलट कर देखो, तुम्हारे कर्म सामने आ रहे हैं। आज तुम्हारा अपना बच्चा चोर बन गया है। अब क्या बोलोगे अपनी सहेली को कि तुम्हारे अपने बेटे ने उसके पर्स में से पैसे चुराए हैं? आई एम सॉरी राजीव, मेरे से गलती हो गई। मैंने बच्चों की बातों को सचमुच बहुत सीरियस ले लिया। बच्चे तो आपस में खेलते कूदते लड़ते झगड़ते रहते हैं, पर मैंने तो सचमुच बहुत बचपना दिखाया है। राजीव, मुझे शारदा से माफी मांगनी है। उसका सपना है कि सूरज एक दिन बड़ा ऑफिसर बने, और उस बेचारी के साथ मैंने बहुत गलत किया है। वहां से थोड़ी दूर एक कॉलोनी में कपड़े प्रेस कर रही है। वहां पर पहले ही 2 प्रेस वाली काम करती हैं, इसलिए उसका काम ज्यादा चल नहीं रहा। मैंने उसे 1-2 बार देखा था। राजीव, हम शारदा को वापस कॉलोनी में बुला लेते हैं। रोशनी शारदा को कॉलोनी में वापस बुला लेती है। शारदा, अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं अपने कपड़े प्रेस किया करो। मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने ही बहुत बड़ी भूल की। तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और एक बात, आज के बाद सूरज की सारी पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो मेरी कोठी के पार्किंग एरिया में ही कपड़े प्रेस कर लिया करो, और अब से सूरज भी वंश के साथ ही पढ़ने जाया करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। दुख का वक्त था जो बीत गया। रोशनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उस दिन से सूरज की सारी पढ़ाई का खर्चा राजीव और रोशनी उठा लेते हैं। शारदा भी अब कोठी के पार्किंग एरिया में ही कपड़े प्रेस करने का काम करती थी। वंश भी अब सूरज से नफरत नहीं करता था, बल्कि अब वंश सूरज को अपना अच्छा दोस्त मानता था।